हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन फॉर असेंबली के बारे में। अब ये क्या होता है दोस्तों, जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, उसका कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं, डिज़ाइन करते हैं कैड सॉफ्टवेयर के अंदर, तो डिज़ाइन फॉर असेंबली का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। इसके गाइडलाइन का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारी असेंबली है वो बहुत ही क्विकली फिट हो जाती है, क्विकली असेंबल हो जाता है। हमारे जो भी कंपोनेंट है फिर वो इजीली असेंबल हो जाते हैं और उसमें कोई भी एरर नहीं आता है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है दोस्तों, मेक असेंबली फास्ट, सिंपल एंड मिस्टेक प्रूफ। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो कंपोनेंट थे, तो ये क्या होगा, इनको असेंबल करने में हमारा बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको सिंगल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी क्या है, डिजाइन फॉर असेंबली। और यहाँ पर देखिए जो बोल्ट है वो बहुत ही रैंडम प्लेस किए हुए, तो हमने क्या किया, उनको सीरीज में प्लेस किया। तो ये क्या होगा, डिजाइनिंग जो असेंबल टाइम है वो हमारा बच जाएगा और जो एरर्स है वो भी बच जाएगा और बहुत ही इजीली असेंबल हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर दो बोल्ट बोल्ट यूज किए हुए थे, तो हमने क्या किया, उसको सिंगल बोल्ट वाले डिजाइन में कन्वर्ट किया। तो इससे क्या होगा, जो हमारा असेंबली टाइम है वो बच जाएगा। तो हमें दोस्तों ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा डिजाइन बनाना है जो बहुत ही क्विकली असेंबल हो, इजीली असेंबल हो और विदाउट एरर असेंबल हो। तो चलिए ये सारे टेक्निक हम डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कोई भी असेंबली बनाने के लिए, उसको कंपोनेंट डिजाइन करने के लिए हमें ये पहले ये पता होना चाहिए कि वो जो हमारा मशीन है वो असेंबल कैसे होने वाली, जो मशीन हम डिजाइन कर रहे हैं वो असेंबल कैसे होनी चाहिए। तो हमें असेंबली के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम जाकर डिजाइन फॉर असेंबली कर पाएंगे। तो चलिए अब टाइप ऑफ असेंबली प्रोसेसेस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए मैनुअल असेंबली। मैनुअल असेंबली में क्या होगा दोस्तों, जो असेंबली होंगी वो कंप्लीटली कंप्लीट होंगी ह्यूमन के थ्रू, मींस जो ह्यूमन वर्कर वहां पर होंगे। और ये लो प्रोडक्शन वॉल्यूम के लिए बहुत ही अच्छी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, स्लोअर, लेकिन स्लोअर होती है और एरर प्रोन होती है। तो ये हम स्मॉल बैच मैकेनिकल असेंबली के लिए इसका यूज करते हैं, मैनुअल असेंबली। फिर आएगा हमारा सेमी ऑटोमेटेड असेंबली। तो यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमन प्लस मशीन का कॉम्बिनेशन। मशीन असिस्ट इन स्पेसिफिक टास्क, मींस जो स्पेसिफिक टास्क होंगे उसके लिए हम मशीन का यूज करेंगे। जैसे क्या, जो स्क्रू है वो टाइटनिंग करने के लिए हम पावर टूल का यूज करेंगे। फिर आती है हमारी फुल्ली ऑटोमेटेड असेंबली। तो यहाँ पर क्या होगा, जो असेंबली हम बनाएंगे वो टोटली मशीन और रोबोट के थ्रू बनाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी स्पीड है वो बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, क्वालिटी में एरर जो है वो कम होंगे और जो वर्कर कॉस्ट होगा वो भी कम होगा। तो ये हम ये ऑटोमोटिव प्रोडक्शन लाइन में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा फिक्स्ड पोजीशन असेंबली। यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो एक ही प्लेस पर रहेगा और जो वर्कर और टूल है वो उसके अराउंड मूव होते रहे। तो ये हम हेवी मशीन्स को असेंबल करने के लिए यूज करते हैं, इंजन को असेंबल करने के लिए यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा प्रोग्रेसिव लाइन असेंबली। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो मूव होगा फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन और हर स्टेशन पे एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होगा। और जैसे इसका एग्जांपल है कार असेंबली। फिर हमारी मॉड्यूलर असेंबली। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो हमारी मेन असेंबली है उसको सब असेंबलीज में डिवाइड करके असेंबल करेंगे और लास्ट टाइम हम क्या करेंगे, उसकी फाइनल असेंबली करेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, इंजन मॉड्यूल हम असेंबल करते हैं गियर बॉक्स के साथ। तो ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा सेल असेंबली। सेल असेंबली में क्या होगा, जो स्मॉल टीम होगी वो कंप्लीट असेंबली को असेंबल करेंगी या फिर कोई एक मॉडल को असेंबल करेंगे इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो ये प्रोसेस बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, इफिशिएंट होती है मीडियम वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट कंटिन्यूअस असेंबली। यहाँ पर क्या होगा, जो असेंबली है वो कंटिन्यूअस फ्लो होंगी विदाउट स्टॉपिंग। तो ये हम क्या करेंगे, रोबोट के थ्रू हम ये करेंगे। तो ये हम मास प्रोडक्शन के टाइम इसका यूज करते हैं। फिर आएगा हमारा बैच असेंबली। बैच असेंबली में क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो असेंबल्ड होंगे बैचेस में। जैसे ये हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखते हैं, तो ये मीडियम प्रोडक्शन वॉल्यूम में हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने जितने भी टाइप की असेंबली देखी, तो उसमें जो डीएफए है वो उसका एम क्या होता है, उसका एम होता है दोस्तों, हमें जो असेंबली है उसको शिफ्ट करना है फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेटेड असेंबली और यूज करना है मॉड्यूलर असेंबली। जो असेंबलीज है उनको सब असेंबलीज में डिवाइड करना है और लाइन असेंबली का यूज करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो डिपेंडेंसी है स्किल्ड लेबर पर वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी और फुल्ली ऑटोमेटेड असेंबली हम बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसकी समरी क्या होगी, जो असेंबली प्रोसेस है ये डिफाइन करती है कि प्रोडक्ट कैसे असेंबल होने वाला है और डीएफए हमें हेल्प करता है डिजाइन को ऑप्टिमाइज करने में कि हम कैसे उस असेंबली प्रोसेस का यूज करके हमारे असेंबली को फास्टर, सिंपलर एंड मोर इफिशिएंट बनाते हैं। चलिए अब हम डीएफए के प्रिंसिपल या गाइडलाइन को डिस्कस करते हैं।
तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है डीएफए के लिए। अगर आपको गाइडलाइन पता है तो आप किसी भी डिज़ाइन पर इनको अप्लाई करके उस डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और नंबर ऑफ पार्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और असेंबली को बहुत ही फास्ट, इजियर और सिंपलर बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा पहली गाइडलाइन क्या है, जो पार्ट नंबर से हमें उन्हें रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स यूज करना है, क्योंकि अगर ज्यादा पार्ट होंगे तो असेंबली टाइम ज्यादा लगेगा और जितने ज्यादा पार्ट होंगे उतने ज्यादा एरर के चांसेस होंगे। तो हमें दो दो जो कंपोनेंट होंगे उसको सिंगल कंपोनेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। इससे इससे अगर कैसे करना है दोस्तों, जो पार्ट नेसेसरी नहीं है उसको हमें सिंपली वहां से हटा देना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी कुछ टाइप है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो डिजाइन है उसको ऑप्टिमाइज किया है और सिर्फ 3 ही कंपोनेंट में उसको कन्वर्ट करके। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कंपोनेंट थे, तो हमने उसको फाइनल कितना किया, 3 ही कंपोनेंट में उसको कन्वर्ट कर दिया। वैसे यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, उसको हमने कैसे 2 कंपोनेंट है तो उसको हमने सिंगल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी क्या है, एक डिजाइन फॉर असेंबली का ही टाइप है। और यहाँ पर भी उसके कुछ टाइप है, जैसे हमने यहाँ पर 2 स्क्रू को रिमूव किया, 3 स्क्रू को रिमूव किया और 3 स्क्रू को रहने दिया और उसकी जगह कोई और पार्ट यूज किया। तो ये क्या है, डिजाइन फॉर असेंबली। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, जो डिजाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था उसको बहुत ही ज्यादा सिंपल बना दिया। और यहाँ पर भी हमने स्प्रिंग को हटाकर उसी नीचे वाले कंपोनेंट को मॉडिफाई करके एक फ्लेक्सिबल वहां पर फीचर बना दिया। तो ये भी एक डिजाइन फॉर असेंबली का एक टाइप है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट थे, यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट थे। तो हमने क्या किया, उस डिजाइन को ऑप्टिमाइज किया, पार्ट को रिड्यूस किया। हमने सोचा कि कौन सा पार्ट नेसेसरी है, कौन सा पार्ट अननेसेसरी है। तो हमने क्या किया, जो नेसेसरी पार्ट है उनको रहने दिया और जो अननेसेसरी है उनको हटा दिया। और हमने यहाँ पर और क्या सोचा कि हम कौन से पार्ट को कंबाइन कर सकते हैं, कौन से कंपोनेंट को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो ऐसे हमने उसको डिजाइन को ऑप्टिमाइज किया और हमने फाइनल 2 ही पार्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी क्या है, डिजाइन फॉर असेंबली का ही एक टाइप है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है दोस्तों, हमें जो भी पार्ट यूज करना है वो स्टैंडर्ड यूज करना है, ताकि वो कस्टमर के लिए इजीली अवेलेबल हो और असेंबली के लिए वो इजीली असेंबल हो, उसके लिए असेंबल करने के लिए टूल अवेलेबल। तो हमें सेम टाइप के और सेम साइज के कंपोनेंट का यूज करना है। जो क्यों यूज करना है, इजी टू असेंबल होंगे, लेस टूल रिक्वायर्ड होगा और उसका कॉस्ट भी बहुत ही कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी असेंबली में नट बोल्ट यूज किया और हमने सब अलग अलग टाइप के यूज किए, तो वहां पर क्या होगा, हमारा टाइम ज्यादा जाएगा। कहीं हमने M6 का यूज किया, M8 का यूज किया, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ M8 का ही नट बोल्ट यूज करेंगे हर जगह पर। तो इससे क्या होगा, जो हमारा टूल रिक्वायर्ड होगा वो एक ही टूल हमें लगेगा उस नट बोल्ट को फिट करने के लिए। जैसे यहाँ पर इसका एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्क्रू यूज किए, तो हमने क्या किया, सब सेम ही साइज के स्क्रू का यूज किया। तो इससे क्या होगा, जो टूल रिक्वायर्ड होगा वो सिंगल टूल रिक्वायर्ड होगा इसको फिट करने के लिए। तो यहाँ पर हम जितने भी टाइप के नट बोल्ट यूज करेंगे वो सेम ही यूज करेंगे, ताकि जो टूल रिक्वायर्ड होगा उसको असेंबल करने के लिए वो सेम ही होगा। इससे क्या होगा, हमारा जो असेंबली टाइम है वो रिड्यूस होगा। नेक्स्ट हमारी गाइडलाइन है डिजाइन फॉर इजी हैंडलिंग। अब दोस्तों हमें ऐसे कंपोनेंट डिजाइन करना है, जो स्मॉल कंपोनेंट होंगे ऐसे डिजाइन करना है, वो इजी टू पिक हो, इजी टू होल्ड हो और इजी टू प्लेस हो। जहां पर हमें उसे प्लेस करना है वो इजी टू प्लेस हो। तो ऐसे हमें छोटे छोटे साइज के पार्ट डिजाइन नहीं करने हैं जो हमें बहुत ही मुश्किल से पकड़ में आए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो स्मॉल पार्ट होते हैं वो स्लिपरी पार्ट होते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमें बहुत कॉन्सेंट्रेट से उसे पकड़ना होगा और जो हमारा असेंबली टाइम है इससे बढ़ जाएगा। तो हमें ऐसे सपोज कीजिए वॉशर है, तो बहुत छोटा वॉशर हमें यूज नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, लार्जर वॉशर यूज करना है और इंटीग्रेटेड डिजाइन यूज करना है। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों डिजाइन फॉर सेल्फ अलाइनमेंट। हमें ऐसे कंपोनेंट डिजाइन करना है वो सेल्फ अलाइनमेंट हो, मींस उनको कोई मतलब ऐसे सोचने की जरूरत ना पड़े कि इसको कैसे असेंबल करना है, उसको हमें गाइडलाइन देना है कि वो कैसे असेंबल करना है। सबसे पहले एग्जांपल देखिए सेल्फ अलाइनमेंट का, पार्ट शुड बी ऑटोमेटिकली अलाइन ड्यूरिंग असेंबली। यहाँ पर हमने क्या किया, नट बोल्ट है तो हमें इस प्लेट को प्रॉपर रखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर नट बोल्ट उसमें फिट कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो सेल्फ फिटिंग ऐसा डिजाइन किया है वो सेल्फ फिट हो सकता है, सेल्फ अलाइनमेंट हो सकता है उसको। तो यहाँ पर हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमने उसको फिट कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो मैनुअल इफर्ट है वो रिड्यूस होगा और जो मिस्टेक्स है वो भी रिड्यूस होंगे। तो एग्जांपल है इसका चाम्फर एजेस है, यूजर गाइड पिन्स है। अब चलिए हम देखेंगे इसके और कुछ एग्जांपल्स। सेल्फ अलाइनमेंट मींस हमें कोई ऐसा फीचर वहां पर प्रोवाइड करना है उससे जो असेंबली करने वाला ऑपरेटर है उसको फौरन समझ में आ जाए कि ये पार्ट को कैसे असेंबल करना है। जैसे यहाँ पर देखिए
यहाँ पर अलाइनमेंट थोड़ा मुश्किल है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक थोड़ा सा कट कर दिया, तो इससे क्या होगा, सेल्फ लोकेटिंग फीचर वो बन जाएगा और इसे असेंबल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, जो ऊपर हमें ये होल टू होल मैच करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा मटेरियल को रिमूव किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो गया। तो ये कुछ डिजाइन फॉर अलाइनमेंट के, सेल्फ अलाइनमेंट के एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर ये प्लास्टिक कवर है, तो ये सेल्फ अलाइनमेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब सपोज कीजिए हम वहाँ पर सेल्फ अलाइनमेंट नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट को रिड्यूस करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दूसरे डिजाइन में एक वन साइड में हमने क्या किया, उसको नट को रहने दिया, और दूसरे साइड में हमने क्या किया, यहाँ पर जो 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 बोल्ट है उसको यहाँ से हटा दिया, और वहां पर हमने सेल्फ अलाइनमेंट फीचर वहां पर लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो स्नैप फिट हुआ है, जो ये डिजाइन होता है, वो सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा चीप होता है। उसके बाद क्या आता है, प्लास्टिक ब्लेंडिंग आता है, फिर उसके बाद आता है रिवेटिंग, और सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव जो फीचर होता है वो होता है स्क्रूइंग। तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्क्रूइंग को अवॉइड करना है और ज्यादा से ज्यादा स्नैप फिट को हमारे डिजाइन में यूज करना है। नेक्स्ट हमारी गाइडलाइन है मिनिमाइज फास्टनर, मिनिमाइज स्क्रू एंड बोल्ट, मिनिमाइज नट एंड बोल्ट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नट बोल्ट है उसको रिड्यूस करना है, स्क्रू को रिड्यूस करना है, और जो बोल्ट है उसको रिड्यूस करना है। जो फास्टनर है उसको जब जो असेंबली करने वाला पर्सन होगा, तो उससे क्या होगा, उसका असेंबली टाइम बढ़ जाएगा, उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो हमें ऐसा डिजाइन करना है जो जो स्नैप फिट से फिट हो रहे हो, ऑटोमेटिकली फिट हो रही है, या फिर जहाँ पर 10 स्क्रू है हमें वहां पर 4 स्क्रू में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, उस डिजाइन को ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए ओल्ड डिजाइन है, यहाँ पर हमने एक नट बोल्ट यूज किया हुआ है और एक स्क्रू यूज किया हुआ, एक बोल्ट यूज किया। तो हमने क्या किया, यहाँ से नट को रिमूव किया और यहाँ पर मटेरियल को ऐड किया। तो इससे क्या होगा, जो डिजाइन है ऑप्टिमाइज हो गया और जो असेंबली टाइम है वो बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नट को उसको फिट नहीं करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर देखिए कितने ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट यूज किए हुए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिंगल बोल्ट यूज किया है, तो इससे क्या होगा, हमारा असेंबली टाइम बच जाएगा। यहाँ पर उसको 8 टाइम्स उसको जो बोल्ट है उसको फिट करना पड़ रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर उसको 4 ही बोल्ट में उसको कन्वर्ट किया। तो उससे क्या होगा, उसका जो असेंबली टाइम है वो बच जाएगा। नेक्स्ट हमारी गाइडलाइन है अवॉइड ओरिएंटेशन। हमें ऐसा कोई पार्ट नहीं बनाना है जिसमें जो असेंबली करने वाला पर्सन है उसको सोचना पड़े कि किस डायरेक्शन में असेंबल हो। ऐसा कोई पार्ट डिजाइन नहीं करना है। इससे क्या होगा, जो हमारा रोटेटिंग पार्ट होगा उसकी वजह से जो टाइम है, असेंबली टाइम, वो हमारा वेस्ट होगा। तो हमें ऐसा पार्ट डिजाइन करना है जो एक ही डायरेक्शन में असेंबल हो जाए। देखिए यहाँ पर 2 पार्ट थे, तो 2 पार्ट क्या थे, एक राइट हैंड फीचर था, एक लेफ्ट हैंड फीचर था। तो यहाँ पर उसको ओरिएंट करना पड़ रहा था, एक एंगल में उसको रोटेट करना पड़ रहा था। हमने क्या किया, इसको कंबाइन किया, लेफ्ट एंड राइट हैंड फीचर में इसको कंबाइन किया। तो इससे क्या होगा, उसको सोचना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली फिट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा असेंबली टाइम है वो बच जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो सिमेट्रिकल डिजाइन है उसका यूज करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ओरिएंटेशन का, कितने टाइप की ओरिएंटेशन होती है और हमें उसे कैसे मिनिमाइज करना। सबसे पहले देखिए, एक हमारे पास एक बॉल है, तो हम उसको एक होल में प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 0 ओरिएंटेशन। हम इसको कैसे भी प्लेस कर सकते हैं, तो कोई भी हमारे असेंबली पे इफेक्ट नहीं होगा। तो हमें इस डिजाइन को कंसिडर करना है, इस डिजाइन को हमारा आइडियल डिजाइन बनाना है ओरिएंटेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए 0 0 ओरिएंटेशन मीन्स कोई भी एंगल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक हमारे पास एक रॉड टाइप एक कंपोनेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, ओरिएंटेशन 180 डिग्री। हम इस साइड से भी उसको फिट कर सकते हैं, इस साइड से भी उसको फिट कर सकते हैं। तो ये 180 डिग्री ओरिएंटेशन होगा, और इस ओरिएंटेशन का हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स ये सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही रोटेट होगा, और एक डायरेक्शन में कैसे भी रोटेट होकर इसमें फिट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा ओरिएंटेशन है 180 बाई 90। 180 मीन्स ये इस साइड से भी असेंबल हो सकता है और ऊपर साइड से भी असेंबल हो सकता है, और 90 डिग्री मीन्स ये जो एक्स एक्सिस है उस पर भी रोटेट हो सकता है 90 डिग्री में, और ये असेंबल हो सकता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 90 बाई 180 मीन्स ये इस साइड भी असेंबल हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, 180 हो गया। और 90 मीन्स इस साइड भी असेंबल हो सकता है और पीछे वाली साइड भी असेंबल हो सकता है। तो ये क्या हो गया, 90 हो गया। अब 360 बाई 0, 360 मीन्स ये एक्स एक्सिस में किसी भी डायरेक्शन में असेंबल हो सकता है, और 0 मीन्स ऊपर से हम इसको फिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये होल ही इसके अंदर जाएगा, ऊपर वाला एरिया इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। फिर आएगा 360 बाई 360, हम इसको ऊपर भी से असेंबल कर सकते हैं, नीचे भी असेंबल कर सकते हैं, इस साइड से भी असेंबल कर सकते हैं।
हम इसको किसी भी साइड से असेंबल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा 360 बाय 360 असेंबल होगा। इसमें सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट है, हम इसको इस साइड से असेंबल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ओरिएंटेशन को हम जब भी हम कोई पार्ट डिजाइन करेंगे तो हमारे दिमाग में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमारी गाइडलाइन है यूज मॉड्यूलर डिजाइन। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम दोस्तों, जो मेन असेंबली होंगे उसको सब असेंबलीज में डिवाइड करें और इससे हम क्या करेंगे पैरेलल वर्क कर पाएंगे और फास्टर असेंबल कर पाएंगे। सपोज कीजिए कोई ये कीबोर्ड असेंबल कर रहा है, कोई ये चेसिस असेंबल कर रहा है, कोई ये फैन असेंबल कर रहा है, कोई ये स्क्रीन असेंबल कर रहा है, सब असेंबल होकर आएगा और फाइनली हम इसको विद इन 2 मिनट फाइनल असेंबली कर पाएंगे। जैसे और एक एग्जांपल है हमारे पास इंजन और गियर बॉक्स का। कोई इंजन असेंबल कर रहा होगा, कोई गियर बॉक्स असेंबल कर रहा होगा और बाद में क्या करेंगे हम उसको कंप्लीट असेंबली उसकी कर देंगे। तो हमें क्या करना है, मेन असेंबली है उसको सब असेंबलीज में डिवाइड करना है। यहाँ पर इंजन और गियर बॉक्स का एग्जांपल है। कोई पर्सन होगा जो गियर बॉक्स है, जो गियर है उसको असेंबल कर रहा होगा, कोई जो हमारा हाउसिंग है गियर बॉक्स की हाउसिंग है उसको असेंबल कर रहा होगा, कोई और कुछ असेंबल कर रहा होगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारी फाइनल असेंबली टाइम है उसका टाइम बच जाएगा और यहाँ पर एरर है वो बहुत ही ज्यादा कम होंगी। तो हमें क्या करना है, अननेसेसरी भी सब असेंबलीज में डिवाइड नहीं करना है। जहां पर हमारा टाइम रिड्यूस हो रहा है बस उसे ही हमें कंसिडर करना है और कम से कम मिस्टेक हो पाए उसे हमें कंसिडर करना है। नेक्स्ट हमारी गाइडलाइन है प्रोवाइड इजी एक्सेस। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सपोज कीजिए यहाँ पर नट और बोल्ट है जो हम किसी टूल से फिट कर रहे हैं। तो जो टूल है वो इजी टू रीच होना चाहिए हमारे नट और बोल्ट तक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हमने पार्ट डिजाइन किया है कि वहां पर वो टूल ही नहीं जा रहा है, हमारा हाथ भी वहां पर पहुंच नहीं रहा है उसको फिटिंग करने। जैसे इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तो हमें ऐसे पार्ट को डिजाइन नहीं करना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, पार्ट तो हमारा असेंबल हो जाएगा लेकिन क्या होगा, इससे टाइम है तो इंक्रीज होगा, डिफिकल्ट एक्सेस होगा उसके जिससे टाइम इंक्रीज होगा। तो बोल्ट इन टाइट कॉर्नर इसका एग्जांपल है। ओपन एक्सेल डिजाइन होना चाहिए, ओपनली वो नट बोल्ट असेंबल होना चाहिए। कोई भी फीचर है वो इजीली असेंबल होना चाहिए, इजी टू रीच होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये हमने कितनी छोटी सी पिन यहाँ पर पार्ट हमने यहाँ पर डिजाइन किया तो बहुत ही हार्ड टू एक्सेस है और फिर हमने क्या किया उसके लिए इनको इंक्रीज किया तो अब क्या है ये बहुत ही इजी टू एक्सेस है। वैसे ये स्प्रिंग थी, यहाँ पर ये बहुत ही हार्ड टू एक्सेस था, हम इसको यहाँ पर इसमें प्रॉपर फिट नहीं करना पा रहे थे। तो हमने क्या किया यहाँ पर चैम्फर को ऐड किया, राउंड को ऐड किया, तो ये क्या है स्प्रिंग हमारी इजीली फिट हो गई। तो ऐसे कंपोनेंट को हमें यहाँ पर डिजाइन करना है। और सेल्फ अलाइनमेंट फीचर भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है जो इजी टू एक्सेस कंपोनेंट या असेंबली में आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा डिजाइन फॉर वन डायरेक्शन असेंबली। अब दोस्तों हमें ऐसे असेंबली टेक्निक यूज करना है जो टॉप डाउन अप्रोच हो, मींस ऊपर से नीचे असेंबल हो रही है, नीचे से ऊपर ना हो। जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है पहले हमने इसको प्लेस किया, फिर इसको प्लेस किया, फिर ऊपर से इसको प्लेस किया। तो ये क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा हमारे लिए असेंबल करना। तो हमने क्या किया यहाँ पर टॉप डाउन का यूज किया। अब देखिए यहाँ पर कितना ये हार्ड हो जाएगा इसको एक्सेस करना। तो हमने क्या किया, पहले प्लेट को लगाया, फिर उसके ऊपर इन बोल्ट को लगाया और फिर जाके हमारा फाइनल कवर उसके ऊपर आया। तो ये क्या होगा, डिजाइन फॉर वन डायरेक्शन असेंबली, जिसमें हमें क्या करना है टॉप डाउन अप्रोच का यूज करना है। तो इसमें क्या होगा, जो ग्रेविटी हमारी हेल्प करेंगी और बहुत ही फास्टर और इजियर हमारी असेंबली हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस असेंबली स्टेप। हमें क्या करना है, जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं असेंबली में उसको मिनिमाइज करना है, क्योंकि जितने ज्यादा ऑपरेशन होंगे उतने ज्यादा स्टेप होंगे, उतना ज्यादा टाइम लगेगा और उतने ज्यादा एरर के चांसेस होंगे। मल्टीपल स्मॉल स्टेप होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको कंबाइन ऑपरेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, थिंक करेंगे और उस डिजाइन को ऑप्टिमाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने कितनी इफिशियंसी बढ़ाई है जो असेंबली स्टेप को रिड्यूस करके। यहाँ पर सिर्फ 1 ही स्टेप में असेंबल हो रहा है और यहाँ पर इसको असेंबल करने के लिए 4 स्टेप लग रहे हैं। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा गाइडलाइन है, जैसे यूज एरर प्रूफ डिजाइन। जैसे पोकायो के फीचर हमें यूज करना है। डिजाइन रॉन्ग हो सकता है, असेंबली इम्पॉसिबल हो सकती है अगर हम पोकायो के फीचर यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, पोकायो के फीचर यूज करेंगे तो ह्यूमन मिस्टेक रिड्यूस होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमें पता नहीं चल रहा है कैसे यहाँ पर अलाइन करना है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर इसको मटेरियल को रिमूव किया और छोटा सा होल बनाया, तो ये सेल्फ अलाइनमेंट हो गया। तो ये जो होल होगा इसको हम क्या कहेंगे, पोकायो के फीचर कहेंगे। हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन हमने क्या किया, ये प्रॉपर असेंबली हो इसके लिए हमने यहाँ पर उसको रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ लोकेटिंग फीचर, ये भी एक सेल्फ लोकेटिंग फीचर हो गया है। तो ये भी इसको हम क्या कहेंगे, पोकायो के फीचर। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पिन, ये पिन क्या करेंगे, हमारे पोकायो के फीचर का काम करेंगे।
तो दोस्तों जब हम ये सारे डिजाइन फॉर असेंबली गाइडलाइन का यूज करेंगे तो हम बहुत ज्यादा हमारे असेंबली को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पर इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर कितने ज्यादा कंपोनेंट है, कितना ज्यादा असेंबली टाइम यहाँ पर लग रहा है। तो हमने क्या किया, डिजाइन फॉर असेंबली का यूज किया और सारे कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज किया और बहुत ही ज्यादा इजियर, फास्टर और एरर प्रूफ असेंबली हमने यहाँ पर बनाई है। चलिए दोस्तों, हम जब भी कोई नया कंपोनेंट या नया प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होंगे तो डिजाइन फॉर असेंबली का यूज हम कहाँ पर करेंगे, किस स्टेज पर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे हमारे प्रोडक्ट की, उसके फंक्शन की और उसकी रिक्वायरमेंट। फिर क्या करेंगे, हम जितने कंपोनेंट है उसको लिस्ट आउट करेंगे और फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हर कंपोनेंट के पर्पस का। फिर क्या करेंगे, 3 DFA क्वेश्चन वहां पर हम लगाएंगे, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। हमारा जो DFA है इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड दैट जो पार्ट रिमूव हो सकता है और कंबाइन हो सकता है, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारे पार्ट क्वांटिटी है उसको काउंट करेंगे। फिर हम एनालाइज करेंगे असेंबली सीक्वेंस को, जो असेंबली है वो स्टेप बाय स्टेप हो रही है। फिर हम जो डिफिकल्टी है और जो टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हैंडलिंग ऑफ ईच पार्ट को इवेल्युएट करेंगे कि हम कैसे कौन सा पार्ट जो हैंडल कर पाएंगे साइज, वेट और ओरिएंटेशन के हिसाब से। फिर हम जो इंसर्शन एंड फास्टनिंग मेथड है उसको इवेल्युएट करेंगे, कैसे इंसर्ट करना है और कैसे उसकी फास्टनिंग करना है। फिर जो डिफरेंट फास्टनर होंगे और जो एक्सेसिव फास्टनर होंगे उसको रिमूव करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रीओरिएंटेशन ड्यूरिंग असेंबली, जो रीओरिएंट हो रहे होंगे पार्ट उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर जो अलाइनमेंट इशू है, मैनुअल ऑटोमेटिक, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर जो टूल एक्सेसिबिलिटी है, स्पेस कंस्ट्रेंट है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हम ऐसा डिजाइन बनाएंगे जहां पर टूल हमारा इजीली रीच हो। फिर क्या करेंगे, हम टोटल जो असेंबली टाइम है उसको एस्टिमेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, सोर्स ऑफ असेंबली एरर, किन किन वजह से हमारी जो असेंबली एरर है वो हो सकती है, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये सब होने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजाइन है उसको फिर से ऑप्टिमाइज करेंगे। फिर से हम पार्ट को रिड्यूस करेंगे और सिंपलीफाई स्टेप में उसको कंसीडर कन्वर्ट करेंगे। फिर से हम जो कंपोनेंट है उनको रीडिजाइन करेंगे फॉर बेटर असेंबली। फिर हम क्या करेंगे, जो जो अनइवन पार्ट होंगे उनको रिड्यूस करेंगे और जो स्टैंडर्ड पार्ट्स फास्टनर्स होंगे उसको हम ऐड करेंगे। फिर क्या होगा, सेल्फ अलाइनमेंट फीचर वहां पर ऐड करेंगे, जो गाइड करेंगे हमारे पार्ट को असेंबल होने के लिए। चाम्फर या पिन का हम यूज करें। फिर जो सिंपलीफाई असेंबली, जो ऑपरेशन होंगे असेंबली के, उसको हम बहुत ही सिंपलीफाई करें। फिर से हम क्या करेंगे, जो पार्ट काउंट है उसको कैलकुलेट करेंगे, असेंबली टाइम को कैलकुलेट करेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे बिफोर एंड आफ्टर। फिर हम जो असेंबली की इफिशिएंसी उसको कैलकुलेट करेंगे, कितना इजीली हम उसको असेंबल कर पा रहे हैं बिफोर और आफ्टर। फिर हम जो जो डिजाइन हमने इम्प्रूव किया है उसको प्रैक्टिकली वैलिडेट करेंगे और फिर हमारा जो डिजाइन है वो फाइनलाइज हो जाएगा, जो हमारा ऑप्टिमाइज डिजाइन हो। और यही प्रोसेस हम करते रहेंगे जब तक हमारा डिजाइन फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है, हम पार्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा, इससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग टाइम बढ़ जाएगा। अगर हम पार्ट को रिड्यूस करें तो हमें क्या करना पड़ता है, जो डिजाइन फॉर असेंबली और डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्या है, हमें ऐसा कंपोनेंट डिजाइन करना है जो इजी टू मैन्युफैक्चर हो और इजी टू असेंबल हो। तो हम इन दोनों का हमें बैलेंस करना है। तो इसके बाद ही हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो दोस्तों सिंपली जो DF है वो फोकस करता है रिड्यूसिंग पार्ट, सिंपलीफाइंग असेंबली और मिनिमाइज टाइम, कॉस्ट एंड एरर्स। अब दोस्तों, इतने सारे गाइडलाइन को और इतने सारे स्टेप को हमारे ध्यान में रखना पार्ट डिजाइन करते टाइम या असेंबली डिजाइन करते टाइम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे चेक पॉइंट या एक टेबल बना सकते हैं जहां पर हम हर कंपोनेंट को लिखेंगे, उसकी क्वांटिटी को लिखेंगे, उसके फंक्शन को लिखेंगे, वो नेसेसरी है या नहीं उसको लिखेंगे, उसका हैंडलिंग टाइम कितना है वो ऐसे उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर असेंबली इजी है, मीडियम है या डिफिकल्ट है उसको असेंबल करेंगे। फिर फास्टनर हमने किसने यूज किए उसको भी हम यहाँ कॉलम में ऐड कर सकते हैं। फिर जो इशू आइडेंटिफाइड हुई है हमारे ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ड्यूरिंग प्रैक्टिकल प्रोडक्शन, उसको हम यहाँ पर लिस्ट आउट करेंगे। फिर जो एक्शन रिक्वायर्ड होंगे उन जो इशू है उनको सॉल्व करने के लिए वहां पर हम लिस्ट आउट करेंगे और जो उसका टाइम है उसको भी कैलकुलेट करके हम यहाँ पर लिस्ट आउट करेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हर कंपोनेंट को हमें टारगेट करना इजी हो जाएगा, डिजाइन फॉर असेंबली करना उसके लिए हमें इजी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिजाइन फॉर असेंबली का पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं जो 3 क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करूंगा, जिससे हमारा डिजाइन फॉर असेंबली और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द गाइड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो
हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, और आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।